हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल डियर गुप्ता जी पे। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है बीएड में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, जो हमारे बीएड में आने वाले प्रश्न होते हैं जिनकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं आने वाले, तो कुछ प्रश्नों को हम वीडियो में लाते रहते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम चलते हैं वीडियो की तरफ। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है? बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है? दोस्तों, जिनको भी आंसर पता है वो कमेंट में बताते हुए चलेंगे। ऑप्शन 4 है, जो सही है वही आपको बताते हुए चलना है। तो कुछ लोगों का जवाब ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निवाड़ मिल जाएगा। दोस्तों, जो इसका पूरा मतलब खुला टॉपिक हो जाएगा, जो इसका डिटेल हो जाएगा वो हो जाएगा, बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी और अनात्मावादी है। इसके अनुसार दुनिया दुखों से भरी है। लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं। यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निवारण मिल जाएगा। दोस्तों, चलिए हम चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरे पे। जो प्रश्न नंबर हमारा दूसरा हो जाएगा वो हो जाएगा, हर्षचरित के लेखक कौन हैं? प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि हर्षचरित के लेखक कौन थे? ऑप्शन 4 है, आपको बताते हुए चलना है दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। दोस्तों, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है बाणभट्ट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षचरित तथा कादम्बरी इनकी प्रमुख कृतियां हैं। हर्षचरित वर्धन इतिहास का सर्वप्रमुख स्रोत है। इसे ऐतिहासिक विषय पर गद्य काव्य लिखने का प्रथम सफल प्रयास कहा जा सकता है। दोस्तों, चलिए हम चलते हैं प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ। जो प्रश्न नंबर हमारा तीसरा है दोस्तों वो है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था? दोस्तों, इसमें 4 लोगों का नाम दिया गया है। आपको बताना है कौन सा वंश सल्तनत पर राज नहीं किया था दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप लोग कमेंट में बताइए कि आंसर इसका क्या सही होगा। तो जो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, गौरी वंश। दोस्तों, कुछ लोगों का जवाब आ रहा है डी, तो बिल्कुल सही है दोस्तों, गौरी वंश। दिल्ली सल्तनत का काल 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक के काल को माना जाता है। 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक माना जाता है दोस्तों। चलिए हम चलते हैं प्रश्न नंबर चौथे की तरफ। जो प्रश्न नंबर हमारा चौथा है दोस्तों वो है, अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ और था। दोस्तों, अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ था और क्या था आपको बताते हुए चलना है। जिनको भी आंसर पता है वो कमेंट में जरूर बताया करें, इससे क्या होता है उनका अच्छे से रिवीजन होता है। तो जो प्रश्न नंबर हमारा चौथा है दोस्तों उसका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी इसमें सही हो जाएगा। सूफी संत, फारसी तथा हिंदी का लेखक और विद्वान, इतिहासकार। दोस्तों, इसका चारों ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अमीर खुसरो सूफी संत, फारसी तथा हिंदी का लेखक और विद्वान के अलावा इतिहासकार भी था, अतः उपयुक्त सभी विकल्प सही होते हैं दोस्तों। मतलब सभी इसमें विकल्प सही हो गए। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 5वें की तरफ। जो प्रश्न नंबर हमारा 5वां है दोस्तों वो कह रहा है, निम्नोक्त में से किसने अकबर का जीवन कथा लिखा था? मतलब इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों कि अकबर का जीवन कथा किसने लिखी थी दोस्तों। तो आपको बताते हुए चलना है कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा प्रश्न नंबर 5वां है, ऑप्शन 4 है। कुछ लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अबुल फजल मुगल सम्राट अकबर के प्रधानमंत्री एवं उनके दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। दोस्तों, जो हमारे अबुल फजल जी थे वो मुगल सम्राट अकबर के प्रधानमंत्री एवं उनके दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। इन्होंने अकबरनामा नामक पुस्तक की रचना की। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो गया। चलिए हम चलते हैं प्रश्न नंबर 6वें की तरफ। जो प्रश्न नंबर हमारा 6वां है दोस्तों वो है, मैप म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीड्यूर लिखा है, मैंने गलत पढ़ दिया, क्या है?
तो प्रश्न नंबर जो हमारा 6वां है दोस्तों, उसमें ऑप्शन नंबर 4 है। आपको बताते हुए चलना है कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइए। इससे क्या होगा, आपका अच्छे से रिवीजन होते चलतेगा। तो दोस्तों कुछ लोगों का जवाब ए आ रहा है, टैक्स से संबंधित, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। टैक्स से संबंधित ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। मैप एक वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रिया है। दोस्तों ये एक विवाद समाधान प्रक्रिया है जिसके तहत दो देशों के सक्षम अधिकारी टैक्स संबंधी विवादों को सुलझाने के लिए विचार विमर्श आपस में करते रहते हैं दोस्तों। चलिए हम चलते हैं प्रश्न नंबर 7वें की तरफ। जो प्रश्न नंबर हमारा 7वां है दोस्तों, वो है अगस्त 2020 में भारत ने मालदीव इंडस्ट्रियल फिशरीज कंपनी लिमिटेड में मत्स्य पालन सुविधाओं का विस्तार करने हेतु मालदीव सरकार को कितने करोड़ अमेरिका डॉलर का ऋण दिया। दोस्तों आपको बताते हुए चलना है, ऑप्शन 4 है कि कितने करोड़ अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया। दोस्तों कुछ लोगों का जवाब ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, 18 मिलियन। दोस्तों ये बिल्कुल सही आंसर है, 18 मिलियन डॉलर ऋण आया था दोस्तों। इसका जो डिटेल हो जाएगा दोस्तों, हम आपको बताते हुए चलेंगे। अगस्त 2020 में भारत ने मालदीव इंडस्ट्रियल फिशरीज कंपनी लिमिटेड में मत्स्य पालन सुविधाओं के विस्तार हेतु मालदीव सरकार को 18 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान किया। मछलियों को संग्रहित करने और उनके भंडारण की सुविधाओं आदि के लिए संयंत्रों की स्थापना में इस राशि का इस्तेमाल किया है दोस्तों। मतलब जो मत्स्य पालन के करोड़ जो कितने डॉलर दिया गया था, 18 मिलियन। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं प्रश्न नंबर 8वें की तरफ। प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेनी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में जरूर पूछे जाते हैं, हर बार के पेपर में पूछे गए हैं। तो आपको बताते हुए चलना है, प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी। ऑप्शन 4 है, आपको बताते हुए चलना है दोस्तों कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कमेंट में जरूर बताइए, इससे क्या होगा, रिवीजन होगा, मैं बार बार कहते चल रहा हूँ। तो दोस्तों ऑप्शन आइए बताइए क्या होगा। तो कुछ लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है दोस्तों, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाई, बिल्कुल सही दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही हो गया। चलिए हम चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। रोलट एक्ट 1991 किसके काल में लागू किया गया था। दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है रोलट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था। दोस्तों आंसर बताते हुए चलना है आपको, जो इसमें ऑप्शन नंबर ए है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ये बिल्कुल सही हो जाएंगे दोस्तों, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। रोलट एक्ट 1919 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में लागू किया गया था दोस्तों। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर अगले की तरफ। जो प्रश्न नंबर हमारा 10वां है दोस्तों, वो है भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। दोस्तों इसमें पूछ रहा है भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। आप लोगों को बताते हुए चलना है कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे, कमेंट जरूर करिए दोस्तों। तो इसका कुछ लोगों का ऑप्शन सी आ रहा है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत है। इसमें पूछ रहा है कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 7 मौलिक अधिकार 7 दिए गए हैं दोस्तों। भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, किंतु 44वें संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब 6 मौलिक अधिकार हैं दोस्तों, 6 मौलिक अधिकार हैं। कुछ लोगों का कमेंट आ रहा है 6 मौलिक अधिकार बता दिया जाए, तो लीजिए आप लोग इसको एक कॉपी में नोट करके याद कर लीजिए। पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, छठवां संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों ये हमारे 6 मौलिक अधिकार हो गए। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर हम 11वें की तरफ। मंत्रि परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। दोस्तों ये प्रश्न पूछ रहा है मंत्रि परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। दोस्तों ये आप जानते होंगे प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो गया दोस्तों। मंत्रि परिषद की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, क्योंकि वह मंत्रि परिषद का अध्यक्ष होता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो गया। चलिए हम चलते हैं प्रश्न नंबर 12वें की तरफ।
भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश डॉट डॉट के बीच फैला हुआ है। दोस्तों बताइए कितने अक्षांश के बीच फैला हुआ है। ऑप्शन 4 है जो सही है, आपको बताते हुए चलना है, कमेंट जरूर करिए दोस्तों। तो कुछ लोगों का जवाब बिल्कुल सही दिख रहा है, तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं हम प्रश्न नंबर 93 की तरफ। कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है दोस्तों? कौन सी सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है? मैंने अगले वीडियो में ये प्रश्न पढ़ाया था, मैं फिर से ये प्रश्न पढ़ा रहा हूँ। इसका मतलब ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट कुछ प्रतिशत में है, तो बताते हुए चलिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए कुछ लोगों का जवाब आ रहा है काली लावा मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा दोस्तों। इसका जो डिटेल हम बता दें, कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी काली मिट्टी है, इसे काली कपास की मिट्टी कहा जाता है। इसमें उच्च जल धारण क्षमता और वायु संचरण अधिक होता है दोस्तों। चलिए हम चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? दोस्तों आपको बताते हुए चलना है कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। इसका जो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। चलिए हम चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। मई 2020 में आयोजित FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशंस कप शतरंज प्रतियोगिता में भारत किस स्थान पर रहा? दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर जो सही हो आप कमेंट में बताइए। तो 15 नंबर का जो ऑप्शन बी है 5वें बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर जो हमारा 16 है, जुलाई 2020 में कोरोना वायरस के कारण रमेश टीकाराम का निधन हो गया था, वह थे? दोस्तों आप जान ही रहे हैं कोरोना वायरस कितना भयंकर बीमारी है, कितना भयंकर महामारी है दोस्तों। इस बीमारी से कितने की मौत हो गई है, तो इसमें पूछ रहा है जुलाई 2020 में कोरोना वायरस के कारण रमेश टीकाराम का निधन हो गया था, वो क्या थे, कौन थे? दोस्तों बताते हुए चलना है, वो एक पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों आप घर पर रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑनलाइन पढ़िए, जैसे ही मेरा नोटिफिकेशन जाए आप अच्छे से वीडियो को देख लीजिए। और दोस्तों घर से बाहर मत निकलिए। चलिए चलते हैं हम प्रश्न नंबर 17 की तरफ। पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा है? बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा है? बताते हुए चलना है दोस्तों आप लोगों को। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए, मैं इंतजार कर रहा हूं। कुछ लोगों का ऑप्शन बहुत सही आ रहा है दोस्तों, सूर्य बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। इसका जो डिटेल हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारा सूर्य है। सूर्य भी तारा माना जाता है। पृथ्वी इसी सौर मंडल का एक हिस्सा है तथा सूर्य का चक्कर लगाती है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग, दोस्तों जो दूरी है, दूरी हमारा बता दे रहे हैं हम आपको, जो दूरी है दोस्तों वो हो जाएगा 149.6 × 10⁶ किलोमीटर। ये हमारी दूरी हो गई दोस्तों। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग इतनी है दोस्तों, मैंने बता दिया अभी को। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। जो प्रश्न नंबर हमारा 18 दोस्तों वो है 16 सितंबर 2020 को किसने जापान के लिए 16 सितंबर 2020 को किसने जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? दोस्तों बताते हुए चलना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा योशिहिदे सुगा, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। इसका जो डिटेल हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों 16 सितंबर 2020 को योशिहिदे सुगा ने जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। हाल ही में वह जापान की सत्तारूढ़ पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष बने थे। दोस्तों चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर अपने 19 की तरफ। 27 अगस्त 2020 को अर्चना महंत का निधन हो गया, वह किस राज्य की प्रसिद्ध लोक गायिका थी? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस बार जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा अनुमान कहता है कि इस बार पेपर में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो इसका कुछ लोगों का जवाब जो आ रहा है दोस्तों वो हो जाएगा
कुछ लोगों का जवाब सही आ रहा है, कुछ लोगों का जवाब गलत आ रहा है। तो जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ए, असम। वो असम राज्य की प्रसिद्ध लोक गायिका थी। चलिए दोस्तों हम चलते हैं प्रश्न नंबर 20, जो कि हमारा आखिरी प्रश्न है। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप शेयर करेंगे तो इस वीडियो का लाभ अधिक से अधिक लोग उठा सकेंगे और उनका रिवीजन भी अच्छे तरीके से हो जाएगा। दोस्तों जो हमारा लास्ट प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? दोस्तों आपको आंसर बताते हुए चलना है, कौन सी दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। तो कुछ लोगों का आंसर दोस्तों बहुत सही आ रहा है, बहुत ही सटीक जवाब आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए, गार्डविन ऑस्टिन। दोस्तों कुछ लोगों का जवाब आ रहा है कि सर इसे डिटेल कर दीजिए, तो हम थोड़ा सा डिटेल कर देते हैं जहाँ तक मुझे नॉलेज है इस विषय में। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई 8848 मीटर, लगभग 29,028 फीट तथा अवस्थित नेपाल में है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों हमारे वीडियो को आप पूरा देखिए, सभी के पास शेयर कर दीजिए। मेरा जो टाइम है दोस्तों वो है शाम के 7 बजे। 7 बजे मैं वीडियो अपलोड करता हूं और एक वीडियो मैं सुबह लगभग 11:30 बजे अपलोड करता हूं। दोस्तों ये हमारी टाइमिंग है, इसी टाइमिंग पे वीडियो अपलोड होती रहती है।